अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनने वाली है? सुजाता मनोहर, ज्ञान सुधा मिश्रा, रूपा पाल, नुसरत चौधरी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, नुसरत चौधरी। यही है नुसरत चौधरी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनने वाली है। अमेरिकी सीनेट ने पुष्टि की कि नुसरत चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के जिला न्यायाधीश की न्यायाधीश बनने वाली है, मैंने जिला न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और पहली मुस्लिम संघीय न्यायाधीश होंगी। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? भोलू, मोगा, गट्टू, मॉर्गन। इस टाइप का भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा काफ़ी पूछा जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, मोगा। मोगा देख पा रहे हैं, यही है सिंबॉलिक प्रतीक कह सकते हैं आप, ठीक है, सिंबॉलिक इमेज। मोगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कह सकते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत द्वारा लॉन्च किया गया। मोगा गोवा की विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बाइसन और खेलों और राज्यों की विरासत के बीच मजबूत संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। लॉन्चिंग समारोह में देखा जाए तो गोवा के खेल मंत्री गोविंद गौडे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा और ओलंपिक पदक विजेता जिनका नाम है एमसी मैरी कॉम मौजूद थे। गोवा इस साल अक्टूबर में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रामेश्वर नाथ कांव, रवि सिन्हा, अनिल धस्माना, राजेंद्र खन्ना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, रवि सिन्हा। 19 जून को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, देख पा रहे हैं, यही है रवि सिन्हा को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वर्तमान में श्री सिन्हा कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत है। सिन्हा समंत कुमार, ध्यान रखिएगा, गोयल का स्थान लेंगे। कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जो 30 जून 2023 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रॉ जो कि भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है, इसका जो स्थापना हुआ था, रॉ का जो स्थापना हुआ था 1968 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय कह सकते हैं कि नई दिल्ली में है। ग्रैमी अवार्ड्स में निम्नलिखित में से कौन सी 3 श्रेणियां यहाँ पे जोड़ी जाएंगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है यहाँ पे बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस। उसके बाद यहाँ पे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग, बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम। इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1, 3, 4 है। यहाँ पे पहला जोड़ा जाएगा बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस। हाल ही में ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाल ही में रिकॉर्डिंग अकादमी ने ग्रैमी पुरस्कारों में बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, इसके अलावा बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग और बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम सहित 3 नई श्रेणियों को शामिल करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। बेस्ट अफ्रीकन यहाँ पे क्यों जोड़ा जा रहा है, ध्यान रखना है। बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी को शामिल करने का निर्णय देखा जाए तो बर्ना बॉय, इसके अलावा विज़किड और स्टेम्स जैसे अफ्रीकी कलाकारों के बाद लिया गया, जिन्होंने वैश्विक स्तर पे काफ़ी लोकप्रियता हासिल की हुई थी। उसके अलावा देखा जाए यहाँ पे की हुई थी, नहीं की हुई है यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट, इसके अलावा पॉप डांस रिकॉर्डिंग श्रेणी को शामिल करने का उद्देश्य उन पॉप सितारों को यहाँ पे पुरस्कृत करना है जो एक समर्पित स्थान से या फिर एक समर्पित स्थान के साथ साथ नृत्य स्वाद वाले संगीत को रिलीज करते हैं। तीसरा है यहाँ पे बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम श्रेणी को शैली सम्मिश्रण और यहाँ पे एनवलप पुशिंग देने वाले संगीत को स्वीकार करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी था, इसे आपको ध्यान में रख के चलना है। 3 यहाँ पे कैटेगरी जोड़ी जा रही है। नेक्स्ट, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन देशों ने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए दूतावासों को फिर से खोल दिया है? यूएई और कतर, कुवैत और ओमान, बहरीन और कुवैत, कतर और यहाँ पे सऊदी अरब। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, यूएई और कतर। यूएई और कतर यहाँ पे देख पा रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने क्रमशः अबू धाबी और दोहा में दूतावास फिर से खोल दिया हुआ है। दूतावासों को फिर से खोलना यूएई और कतर के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली का
प्रतीक हैं। उनके बीच राजनयिक जो संबंध देखा जाए तो 2017 में टूट गया था। अल उला समझौता दूतावासों को फिर से खोलने का आधार है। इस पर जनवरी देखा जाए यहाँ पे 2021 में खाड़ी सहयोग परिषद देशों के नेताओं ने हस्ताक्षर किया हुआ था। अल उदा समझौते ने अल उला सऊदी अरब में आयोजित खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन के समापन को भी चिन्हित किया हुआ है। तो कहने का एसेंस यही है कि इन दोनों के बीच जो यहाँ पे दूरियां ख़त्म हुई है, जो भी वाद विवाद ख़त्म हुआ है, उसमें यहाँ पे खाड़ी सहयोग परिषद का बहुत बड़ा रोल है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे? काफ़ी चर्चा में रहा, बहुत आसान सा उत्तर होगा। जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, भारत है, कनाडा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, कनाडा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र के अपने 5 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत अमेरिका की साझेदारी और गहरी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका माल और सेवाओं में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। यह यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक का, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, संबोधित करेंगे और भारत और अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को ये आगे भी बढ़ाएंगे। निम्नलिखित में से किसने इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता हुआ है? श्रीकांत, किदाम्बी और लक्ष्य सेन। इसके अलावा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, प्रणय एच.एस. और चिराग शेट्टी, चेतन आनंद और लक्ष्य सेन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही ये दोनों जोड़ी है। यहाँ पे इस जोड़ी ने, ध्यान रखिएगा, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में इन दोनों ने यहाँ पे स्वर्ण पदक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन लोगों के द्वारा यहाँ पे रजत पदक जीता गया था। इन दोनों जोड़ियों के द्वारा, जिनका नाम है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और यहाँ पे है चिराग शेट्टी। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेशी रूप से निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS यहाँ पे कृपाण उपहार में दिया? वियतनाम है, मलेशिया, कंबोडिया, बांग्लादेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, वियतनाम। भारत ने नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वियतनाम को स्वदेशी निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण तोहफे में दिया हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके वियतनाम समकक्ष, जो जिनका नाम है जनरल फान वान गैंग, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग को भी यहाँ पे पहचान की। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान भारत वियतनाम रक्षा संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की। वियतनाम भारत की कह सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र का अहम सहयोगी है, इसीलिए इसको यहाँ पे दिया गया। यहाँ याद रखिएगा, ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पे? INS कृपाण इसको दिया गया। एक नए अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से किस कारण ने पृथ्वी के धुरी को और यहाँ पे झुका दिया है? समुद्र तल में वृद्धि, टेक्टोनिक प्लेटों का जलमग्न होना, भूजल निकासी, ज्वालामुखी विस्फोटक की संख्या में वृद्धि। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, भूजल निकासी। एक अध्ययन के अनुसार भूजल के निष्कर्षण ने पृथ्वी की धुरी को यहाँ पे और झुका दिया हुआ है। अध्ययन के अनुसार पृथ्वी घूर्णन की धुरी में बदलाव पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकता है। एक अध्ययन जो है यहाँ पे, जिसका नाम है अमेरिकन जियोलॉजिकल यूनियन के जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि 1993 से देखा जाए 2010 के बीच भूजल पंपिंग ने पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर पूरब की ओर झुका दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है यहाँ पे कि इस बीच लगभग देखा जाए तो 2150 गीगा टन भूजल यहाँ पे निकाला गया है। और आप लोग देखते भी होंगे, अधिकतर आप लोगों ने गौर जरूर किया होगा कि जो भी नदियाँ है भारत के साथ साथ पूरे विश्व की जो नदियाँ हैं, देखते होंगे आप लोग, तो अधिकतर जो नदियाँ हैं, ठीक है, लगभग आपको दिखाई देगा पूरब की तरह ही उसका, ठीक है, जल निकास है, पूरब की तरह ही जाके किसी न किसी समुद्र में मिलती हुई आपको दिखाई देगी ही देगी।
पीएम मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए G20 की पूर्ण सदस्यता का आह्वान किया है? यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, खाड़ी सहयोग परिषद, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, अफ्रीकी संघ। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के लिए G20 की पूर्ण सदस्यता का आह्वान किया हुआ है। भारत सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के अनुरोध के अनुरूप यह प्रस्ताव दिया हुआ है। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों से पूरा बने हुए इनकी स्थापना देखा जाए तो 2001 में अफ्रीकी एकता संगठन को बदलने के लिए यहाँ पे या फिर यूनाइट करने के लिए यहाँ पे की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसका मुख्यालय देखा जाए तो आपको इथोपिया में देखने के लिए मिल जाएगा। इथोपिया के कह सकते हैं कि अदीस अबाबा में है। G20 की स्थापना की बात करें तो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। इसमें 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, मानवता के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल देखा जाए तो 21 जून को मनाया जाता है। यह योग के विभिन्न लाभों को पहचानने और योग के जीवन के अंग के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल दुनिया भर में 9वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित करने के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। 21 जून को योग दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है और दुनिया में कई लोगों के लिए इसका बहुत महत्व है। पाठ्यक्रम संग्रह का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने युवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए IGOT मंच पर यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। इसका मतलब होता है IGOT, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। यहाँ पे नंबर 1 है कौशल, उसके बाद निपुण, दक्षता, प्रवीणता। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, दक्षता। यहाँ पे हम लोग बात करें IGOT की, यहाँ पे बात करें तो यह कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता नामक पाठ्यक्रमों का एक नया कह सकते हैं कि संरचित संग्रह शुरू किया गया है। देख पा रहे हैं यहाँ पे यह संग्रह जिसमें देखा जाए तो 18 पाठ्य पुस्तक इसमें शामिल है। 18 पाठ्य पुस्तक नहीं कहेंगे बल्कि 18 पाठ्यक्रम यहाँ पे शामिल हैं। सरकार में काम कर रहे युवा पेशेवरों और सलाहकारों के लिए यह तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों को उनके कर्तव्यों और उनके जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए महत्वपूर्ण विषयों से परिचित कराकर उसमें कार्यात्मक क्षेत्र और व्यवहारिक दक्षताओं का निर्माण करना है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसे पहली बार 2008 में अपनाया गया था। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय कार्य योजना 2023 जारी किया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2008 में इसे अपनाया नहीं गया था बल्कि इसे पहली बार 2004 में ही अपनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 यहाँ पे जारी किया हुआ था। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 को जारी किया गया था। इसे 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता को पहली बार 2004 में अपनाया गया था। बाद में इसे 2014 में संशोधित किया गया था। यह भारत में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य साधन है। भुवनेश्वर में अंतर्राज्य चैंपियनशिप में किसने एक नया एशियाई शॉट
पुट रिकॉर्ड बनाया हुआ है। बहुत फेमस खिलाड़ी हैं भारत के, ताजिंदर पाल सिंह तूर, मनप्रीत कौर, जोगिंदर सिंह बेदी, विकास गौड़ा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ताजिंदर पाल सिंह तूर। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही है। ताजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में नया एशियाई शॉट पुट रिकॉर्ड बनाया हुआ है। पंजाब के एथलीट यही है ताजिंदर पाल तूर ने यहाँ पे 21.77 मीटर की थ्रो के साथ, जो कि काफ़ी ही यहाँ पे शॉट पुट में देखा जाए तो एक लंबा डिस्टेंस आप इसे मान सकते हैं, तो 21.77 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही पहला एशियाई रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा हुआ था, जो उनके द्वारा 2021 में बनाया गया था। 21.49 मीटर का रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन देख पा रहे हैं अभी कितना कर दिया गया है, 21.77। तजिंदर पाल सिंह तूर ने इस उपलब्धि के साथ आगामी विश्व चैंपियनशिप में अपना स्थान भी सुरक्षित कर लिया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ वह इस सीजन में दुनिया भर में रिकॉर्ड की गई सबसे लंबी शॉट पुट दूरी की सूची में देखा जाए तो 9th नंबर पे है, 9th नंबर पे है। राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए हाल ही में शुरू किए गए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। प्लेटफॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को बढ़ावा देगा। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। दोनों का दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए यहाँ पे NHAI के द्वारा यहाँ पे एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग बात करें इस पहल की, तो इससे विभिन्न विषयों पर ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए ज्ञान और इसके अलावा यहाँ पे अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए या फिर साझा करने के इच्छुक विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ सहयोग करने में मदद मिलेगी। ये विषय जैसे कि सड़क डिजाइन हो गया, निर्माता, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और संबंधित क्षेत्र है। ओशियन रिंग ऑफ योगा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के समन्वय से इसकी योजना बनाई हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। ओशियन रिंग ऑफ योगा के तहत लगभग 4500 सैनिकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जल क्षेत्रों में योग के राजदूत के रूप में 45,000 किलोमीटर से देखा जाए तो अधिक यात्रा लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, केवल और केवल यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 को मनाने के लिए ओशियन रिंग ऑफ योगा की योजना यहाँ पे बनाई हुई है। यह रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के समन्वय में नियोजित कार्यक्रम है। यह देखा जाए तो एकता और एकजुटता के प्रतीक का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहले के समर्थन में भारतीय नौसेना के पोत मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है इसका थीम इस बार का वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, पूरे योग को बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। उसी के संदेशों का प्रसार कर रहे हैं जो 2023 की भी पूरी तरीके से थीम है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 19 इंडियन नेवी है। देख पा रहे हैं लगभग यहाँ पे टोटल जो मेरे ख्याल से दिया हुआ है अप्रोक्स 3500 पर्सनल यहाँ पे डिप्लॉयड हुआ है इंडियन, ठीक है, नेवी का 2023 में। इसके अलावा जो भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाकिस्तान ने किस देश के साथ 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए $4.8 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षरित किया हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है, जापान है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, चीन। 20 जून को चीन और पाकिस्तान ने पंजाब प्रांतों में देखा जाए तो 1200 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए $4.8 बिलियन के अमेरिकी समझौते पर हस्ताक्षरित किया गया है। यह पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग का संकेत है। इस परियोजना में पाकिस्तान को चीन से $4.8 अरब का निवेश मिलेगा। पाकिस्तान में देखा जाए तो वर्तमान में 6 ऑपरेटिंग
6 ऑपरेटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। पाकिस्तान का कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन देखा जाए यहाँ पे तो 1400 मेगावाट है। पाकिस्तान का छठा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2 साल पहले ही यहाँ पे कराची में खोला गया था। केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सील स्कीम के तहत राज्य सरकारों को यहाँ पे देख पा रहे हैं डैश डैश और डैश डैश की बिक्री बंद कर दी है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए। गेहूं और दाल है, चावल गन्ना है, गेहूं और चावल है, दाल और चावल है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, गेहूं और चावल के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत चावल और गेहूं की बिक्री यहाँ पे बंद कर दी है। इस फैसले से हो सकता है कि कर्नाटक समेत कुछ राज्य प्रभावित हो सकते हैं जो गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत देखा जाए तो चावल की बिक्री पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्य हो गया या फिर कानून और व्यवस्था मुद्दों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे राज्यों के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा ही रहेगा। यह फैसला गेहूं और चावलों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए किया गया है और खासकर मानसून को लेके चिंता के बीच यहाँ पे एफसीआई को कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना होगा। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक गेहूं पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है। इंडिगो ने एयरबस के साथ कितने विमानों के लिए 50 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षरित यहाँ पे किया हुआ है। 450 है, 250, 300, यहाँ पे है 500, 500। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 500। प्रमोटर और एमडी राहुल भाटिया के नेतृत्व में इंडिगो टीम ने सीओई यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम है गुइलौमे फावरी के नेतृत्व वाली एयरबस टीम ने ऐतिहासिक देखा जाए यहाँ पे 50 बिलियन डॉलर यहाँ पे सौदे पर हस्ताक्षरित किया गया है। इंडिगो ने पेरिस एयर शो में किसी भारतीय एयरलाइन द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया हुआ है। इंडिगो भारत में बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से लगभग सबसे बड़ी एयरलाइन इसको यहाँ पे माना जाता है। विमान जो कि यहाँ पे डिलीवर होगा 2030 से लेके 2035 के बीच इसको विमान पूरी तरीके से डिलीवर होना भी शुरू हो जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेमकोवैक ओएम को मंजूरी दी। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी डैश डैश वैक्सीन है। डीएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए है, आरआरएनए है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एमआरएनए है। यह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग दिशा निर्देशों के तहत यहाँ पे जेमकोवैक ओएम को मंजूरी दे दी है। जेमकोवैक ओएम ध्यान रखिएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी एमआरएनए वैक्सीन है। इसे पुणे स्थित, जो काफ़ी फेमस नाम है, यहाँ पे पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। पिछले साल कंपनी को कोविड-19 के खिलाफ देश के पहले एमआरएनए वैक्सीन जेमकोवैक 19 के लिए यहाँ पे मंजूरी मिली हुई थी।